अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा एक और शानदार टॉपिक है जो है मस्कुलोस्केलेटल इन नर्सिंग, जिसे कि AHN एडल्ट हेल्थ नर्सिंग शायद सेकंड ईयर का एक सब्जेक्ट है, या बिल्कुल सेकंड ईयर का सब्जेक्ट। और ये शानदार टॉपिक है, दिलचस्प टॉपिक के साथ आए हैं। ये PPT बनाई गई है डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की फैकल्टी मैडम फरहाना निसार की तरफ से, और उनको डिलीवर करने जा रहा है मिस्टर खादम हुसैन। ये हमारे आज के जो लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स हैं कि भाई एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, उनसे रिलेटेड उनकी नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शंस क्या है, उनकी क्या एबनॉर्मलिटीज़ हैं, उनके डिसऑर्डर्स क्या हैं, उनके अलावा उनकी नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या चीज़ है, उनकी मैनेजमेंट क्या चीज़ है। तमाम से चीज़ इस लेक्चर के हम अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। चलते हैं डायरेक्ट हम अपनी मंजिल के पास, ये टाइम बहुत ही कम है। तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के पास आए हैं, तो मस्कुलोस्केलेटल से क्या मुराद है। मसल्स और स्केलेटल सिस्टम जब आपस में काम करेंगे तो एक सिस्टम बनेगा, नाम है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। आपको पता है कि स्केलेटल सिस्टम में बोन और स्केलेटल जैसे कि कार्टिलेज वगैरह आते हैं। तो इस बोन के साथ जब मसल्स आपस में मिलके बॉडी को शेप प्रोवाइड करेंगे, बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगे, बॉडी को किसी भी तरह से किसी इंजरी से किसी चीज़ से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपस में मिल के मस्कुलोस्केलेटन बनाते हैं। ये मस्कुलोस्केलेटन किस चीज़ से बनी हुई है? बोन्स का, जॉइंट्स एंड मसल्स। याद रखना इस सिस्टम के अंदर तीन जो कि मेन ऑर्गन्स हैं, मेन पार्ट्स हैं, वो काम करते हैं। बोन है जो कि एक बादशाह है, मसल्स उनकी रानी है, ठीक है, जॉइंट्स उनके जो हैं इनकी गार्ड्स हैं, ठीक। इनके गार्ड्स का, जॉइंट का क्या काम, उनका प्रोटेक्ट करना, तो ये उनको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। याद रखना ये छोटे बच्चों वाली बात है, जैसे कि आप अपनी बचपन में ये बात पढ़ ही चुके होंगे कि स्केलेटल सिस्टम के अंदर 2 से 6 बॉन्ड्स हैं, और उन वो बॉन्ड्स के दो हिस्से, एक एक्सियल स्केलेटन है, दूसरा पेंडिकुलर स्केलेटन है। एक्सियल स्केलेटन जो कि बॉडी के बीच वाला हिस्सा जो कि 80 इन नंबर है, और दूसरा अपेंडिकुलर सिस्टम जो कि बॉडी के एक्सियल स्केलेटन के साथ लटक तो हैं, जो कि 126 इन नंबर है। ये तो आपके बचपन की बातें हैं, आपको याद रहा होगा। अब बात करते हैं बोन की फंक्शन। आपको पता है कि बोन एक सॉलिड और हार्ड स्ट्रक्चर है बॉडी के अंदर। तो जैसे सॉलिड और हार्ड स्ट्रक्चर है, कुदरत ने इसको क्यों बनाया हार्ड? वो इसलिए ताकि किसी इंजरी से, किसी फ्रैक्चर से बॉडी के जो नाजुक ऑर्गन्स हैं उनको बचाने की कोशिश करें, उनको एक परमानेंट शेप दें, उनको सपोर्ट करें। जैसे कि बॉडी के अंदर अगर ये बोन्स ना होते तो बिल्कुल मसल्स एक गोश्त में चीज़ है, वो गिर जाता। ये आपको पता ही है कि मसल्स इंसान को खूबसूरती देती है, लेकिन वो खूबसूरती तभी होगी जब उनको सपोर्ट करने वाला कोई चीज़ होगा। वो चीज़ है बोन। बोन एक स्केलेटन फ्रेमवर्क है जो कि मसल्स को अपने साथ मजबूती देते हैं, और मसल ह्यूमन बॉडी को खूबसूरत देती है। प्रोवाइडिंग ए सरफेस फॉर मसल, लिगामेंट एंड टेंडन अटैचमेंट। याद रखें, ना सिर्फ बोन बॉडी को सपोर्ट करती है, खूबसूरत देती है, उनके अलावा मसल के लिए और लिगामेंट के लिए, टेंडन के लिए एक अटैचमेंट पॉइंट है। क्योंकि जैसे ही दो चीज़ आपस में मिलेंगे तो मूवमेंट तभी पॉसिबल होगा। दो चीज़ आपस में मिलेंगी तो स्ट्रेंथ तभी मिलेगी, सपोर्ट तभी मिलेगी। तो ये अटैचमेंट प्रोवाइड करती है। उनके अलावा ये बोन जो है रेड ब्लड सेल्स भी पैदा करता है। आपको पता है कि बोन मेरो एक फैक्ट्री है जहाँ पे रेड ब्लड सेल बनते हैं, जिसको हमने एक और अल्फाज, साइंटिफिक अल्फाज से पुकारा है, जिसका नाम है हेमाटोपोइसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन रेड ब्लड सेल्स, स्टोरिंग मिनरल साल्ट्स इंक्लूडिंग अबाउट 99% ऑफ बॉडीज कैल्शियम। याद रखिएगा कि बॉडी को जो मजबूती देने वाला एक हार्ड स्ट्रक्चर खुद किस चीज़ से मुतमन होती है, खुद किस चीज़ से इम्प्रेस होती है, जो उन चीज़ों की वजह से बोन हार्ड है। याद रखिएगा वो है कैल्शियम्स, उनके अलावा विटामिन डी या साल्ट, उनके अलावा जो भी मिनरल्स हैं, तमाम से मिनरल्स, कैल्शियम्स, विटामिन डी, ये जो बोन उनसे इम्प्रेस होती है और उनको देख के मजबूती पकड़ती है। प्रोटेक्टिंग इंटरनल टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। याद रखना, अगर ये इंटरनल टिश्यूज ऑर्गन्स ना होते तो हमारी बॉडी कभी मतलब कि कहीं 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 सा ये ख़त्म हो जाता। क्योंकि हम पेशेंट को या इंसान को कभी कभार इंजरी लग जाती है, चोट लग जाता है, गिर जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो हम महफूज होते हैं। इसलिए क्योंकि कुदरत ने एक फ्रेमवर्क दिया है। ये बोन जो हार्ड स्ट्रक्चर है, सपोज कीजिए आपकी जो चेस्ट में, सपोज ना रियल बात है, आपकी आपके और ह्यूमन बॉडी के चेस्ट में लंग्स हैं और हार्ट है, ये कितना नाजुक सा चीज़ है।
अगर इनको बाहरी को कोई बैरूनी कोई एयर लगे फिर भी उनके अंदर कोई ना कोई मतलब कि इंजरी हो सकता है। इस हवाले से इस चीज़ को, इस इरिटेशन वाले पॉइंट को बचाने के लिए कुदरत ने एक बोन स्ट्रक्चर बनाया, रिब केज बनाया, जैसे कि हमारे हार्ट और लंग्स वगैरह यहाँ पे प्रोटेक्टेड हैं। ना सिर्फ हार्ट और लंग्स, आप देखिए आपका जो दिमाग है, ह्यूमन ब्रेन है, उनके चौधारे भी एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर जिसको हम मेनिंजेस बोलते हैं। ये 3 दीवारें आपस में मिलकर मजबूत शक्ल बनाकर उनके अंदर एक टिश्यू नुमा हमारे जो ब्रेन का जो चीज़ है उनको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। ये काम थे बोन्स का। दूसरी बात ये है बोन के सेल्स का नाम क्या है भाई, ओस्टियोसाइट। याद रखना कि ओस्टियोस बोन सेल के 3 टाइप्स हैं। एक वो बोन के सेल जो कि खुद बोन बनाते हैं, वही ओस्टियोब्लास्ट, ठीक है, ये इमेच्योर बोन्स होते हैं। ब्लास्ट जहाँ भी आएगा वो इमेच्योर बोन ही, इमेच्योर का अल्फाज यहाँ पे आएगा। ओस्टियोब्लास्ट से मुराद ये है बेसिक बोन फॉर्मिंग सेल्स, ठीक है। ओस्टियोक्लास्ट पार्टिसिपेट इन बोन रिमॉडलिंग बाय असिस्टिंग इन द ब्रेकडाउन ऑफ बोन टिश्यू। याद रखिएगा कि जैसे कि बांस जो है ना, उनकी जो माउथ है, माउथ की जो उनके पंजे वगैरह होता है, उनके पीक होता है, जब वो पीक ओल्ड हो जाता है, बिल्कुल सख्त हो जाता है, तो ये किसी पथरीले इलाके में जाके, किसी जबल में जाके उनको फोड़ने की कोशिश करता है ताकि एक न्यू इनके अंदर पंजा वगैरह बन जाए या माउथ वगैरह आ जाए। इसी हवाले से जैसे ही ह्यूमन बोन जो ओल्ड हो जाते हैं, पुराना हो जाते हैं, तो वो काम के नहीं होते, वो वीक हो जाते हैं। तो होता क्या है, पुराना जो बोन की जो पार्ट्स हैं वो रीमॉडल हो जाते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं और रिजल्ट न्यू और फ्रेश बोन बन जाता है। तो इसी हवाले से हमारे बॉडी की जो हेल्थीनेस है, जो रिफ्रेशमेंट है, जो रिफ्रेश जो कि हेल्थी लाइफ, इसी हवाले से पॉसिबल है। तीसरा है ओस्टियोसाइट मीन्स मेच्योर बोन सेल्स हैं। ओस्टियोब्लास्ट इमेच्योर, ओस्टियोक्लास्ट जो कि रिमॉडल में हेल्प करते हैं, ओस्टियोसाइट मीन्स मेच्योर बोन है। याद रखिए आपके एग्जाम और वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ओस्टियोक्लास्ट मेन एमसीक्यू है, ओस्टियोक्लास्ट क्या क्या काम है, ठीक है। दूसरा जॉइंट, जॉइंट एक कनेक्शन पॉइंट है जहाँ पे दो चीज़ आपस में जुड़े हुए होते हैं। द कनेक्शन, द जंक्शन ऑफ 2 or more bonds is called joint. Joints stabilize the bonds and allow a specific type of movement. याद रखना कि ज्वाइंट का काम क्या है, दो चीज़ों का आपस में मिलाना, उनके बाद इसी हिसाब से मिलाना ताकि उनकी मूवमेंट पॉसिबल हो। अगर मूवमेंट पॉसिबल नहीं है तो वहाँ पे कुछ मसल हो सकता है या कुछ नेचुरली कोई ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। याद रखना कि जॉइंट्स के भी 2 टाइप्स हैं, एक वो जिनके अंदर मूवमेंट होती है जो कि साइनोवियल कहलाते हैं, दूसरा वो जिनके अंदर मूवमेंट नहीं होती, वो इमूवेबल हैं, वो नॉन साइनोवियल मूवमेंट है, ठीक है भाई। आते हैं नॉन साइनोवियल जॉइंट जहाँ पे मूवमेंट इज नॉट अलाउड, इमूवेबल होते हैं। द बोन्स आर कनेक्टेड बाय फाइब्रस टिश्यूज और कार्टिलेज। ये फाइब्रस टिश्यूज ये सख्त धागे नुमा चीज़ होती हैं, और कार्टिलेज ये इसी हवाले से बोन्स को जुड़ाते हैं ताकि इनके अंदर किसी भी तरह की मूवमेंट पॉसिबल ना हो, बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं। दे मे बी इमूवेबल लाइक ए स्यूचन स्केल, जैसे कि मेनिंजेस हैं या फेशियल जो कि बोन हैं, ये इमूवेबल है। स्केलेटल जो मसल स्केलेटल जो बोन है इमूवेबल है, लेकिन वहीं पे उनके अंदर भी तो जॉइंट होगा ना, वो जॉइंट उनको इमूवेबल रखता है, फिक्स रखता है। यह हो सकता है स्लाइटली मूवेबल हो, जैसे कि हमारे वर्टिब्रा है, रिब्स वगैरह हैं, तो उनकी ज़्यादा फुली मूवेबल नहीं है। याद रखनी बात ये। दूसरा है साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट जहाँ भी आएंगे वो फ्रीली मूवेबल अपने साथ साथ लेके आएंगे। बोन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड मीट इन कैविटी फील्ड विद एक्सटर्नल फील्ड, क्योंकि जॉइंट दो बॉन्ड की चौधारी एक जॉइंट बना लेता है, कनेक्शन पॉइंट बना लेता है, तो बीच में स्पेस भी होता है ताकि इसी स्पेस के अंदर वो बॉन्ड के अंदर जब वो किस चीज़ के अंदर मूवमेंट आ जाए। अच्छा, इस कैविटी के अंदर फ्लूइड भी है ताकि इनके अंदर जो होने वाली जो फ्रिक्शन है उस फ्रिक्शन को कम कर सकें। मसल्स, स्केलेटल मसल्स आर ग्रुप्स ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल सेल्स ऑफ फाइबर्स। आपको पता ही है कि ये कॉन्ट्रेक्टाइल सेल्स हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो जाते हैं, इसी हाल ऐसे बोन्स के अंदर मूवमेंट पॉसिबल है। These fibers contract and produce movement when they receive stimulus from sense. याद रखिए कि मसल्स खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, रिलैक्स नहीं होते हैं, क्योंकि इसको मिलने वाली कमांड पे चलते हैं। ये कमांड कहाँ से आते हैं? ये आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हेड ऑफिस है फॉर द मूवमेंट, फॉर द स्टिमुलाई, फॉर द मसल्स। जब हेड ऑफिस से कोई सर्कुलर निकलती है तो सर्कुलर के मुताबिक नीचे जो मैनेजमेंट है वो काम कर रहे होते हैं।
जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन कोई मूवमेंट देगा मसल को कि आप कॉन्ट्रैक्ट करो, रिलैक्स करो, तो इसी हवाले से ये वो अपने काम की कार्रवाई शुरू करेंगे। CNS इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मसल फंक्शन। जो मूवमेंट, जो कमांड सीएनएस निकलेगा, हो सकता है वो वॉलंटरी कमांड हो या इनवॉलंटरी कमांड हो। ये तमाम से जो मसल को जो रेगुलेट करने वाले को जो चीज़ हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही है। अब बढ़ते हैं टेंडन के पास, क्योंकि आपको पता है कि टेंडन भी एक कनेक्शन पॉइंट है, जॉइंट का हिस्सा है, और लिगामेंट भी। टेंडन आर टफ, बिल्कुल हार्ड है, फाइबरस पोर्शंस आर द मसल दैट अटैच बोन मसल टू बोन। याद रखिए ये भी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। मसल को बोन के साथ अटैच करने वाले पॉइंट का नाम है टेंडन, ठीक है। दूसरा लिगामेंट कनेक्ट बोन्स टू बोन, दो बोन को आपस में मिलाने वाला जॉइंट है लिगामेंट। दे हैव हायर इलास्टिक कंटेंट देन टेंडन। अब दोनों के बीच में फ़र्क क्या है? एक मसल को बोन के साथ अटैच करता है टेंडन, लेकिन वो हार्ड नेचर है, बिल्कुल फाइबर से बिल्कुल स्टफ है। दूसरा लिगामेंट जिसके अंदर कनेक्शन इलास्टिक फाइबर्स होता है, ठीक है। और ये जो चीज़ है ये बोन को बोन के साथ मिला लेता है। बुरूदा, याद रखिएगा कि बुरूदा ये जॉइंट के अंदर एक फ्लूइड फील्ड कैविटीज़ हैं जो कि फ्रिक्शन को कम करने में हेल्प करते हैं। सेक्स फील्ड विद फ्रिक्शन एंड रिड्यूसिंग साइनोवियल फ्लूइड एंड आर लोकेटेड एरियाज ऑफ हाई फ्रिक्शन सच एज नी, जहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा है वहाँ पे मौजूद हैं। इसी वजह से जहाँ पे मूवमेंट ज़्यादा है वहाँ पे बुरूदा होंगे, क्योंकि मूवमेंट ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शन ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, याद रखना न्यूरॉन और मसल के बीच में जो कि जंक्शन या न्यूरॉन और मसल को आपस में मिलाने वाले जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। इसके लिए मसल फाइबर्स रिक्वायर नर्व इम्पल्स कॉन्टैक्ट। जाहिर सी बात है मसल्स को जाहिर कोई ना कोई पाथवे चाहिए जिसके थ्रू उनका जो कमांड आएगा, उनकी गाड़ी कोई ना कोई रिस्पांस लेके आएगा, उसके हवाले से वो काम करेंगे। The junction between the axon of the nerve cell and the adjacent muscles is called neuromuscular junction, वो तो पढ़ चुके हैं। Acetylcholine is released from the motor plate of neuron and are responsible for muscle contraction। आपको पता ही है कि मसल जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो एसिटाइलकोलिन के थ्रू, वो कैसे, जैसे कि किसी मसल के साथ कोई न्यूरॉन अटैच है, ऐसे न्यूरॉन के एक्सॉन मीन साइटोप्लाज्म के एंड स्टेज में एक्सॉन टर्मिनल से ये केमिकल्स रिलीज होते हैं। कौन से केमिकल? एसिटाइलकोलिन, ये रिलीज होते हैं। जैसे रिलीज होगा तो ये डायरेक्ट मसल के साथ, जैसे एक गाड़ी में उतरेगा दूसरी गाड़ी में बैठेगा, एक्सॉन से उतरेगा तो मसल के साथ अटैच हो जाएगा। जैसे ये मसल के साथ अटैच हो जाएगा तो एसिटाइलकोलिन उनको एक स्टिमुलस देगा, एक नॉक करेगा, भाई ठक ठक का आवाज़ बनेगा कि भाई कॉन्ट्रैक्ट तो करो, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है भाई। डिसऑर्डर था मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, ये था अब नॉर्मलिटीज ऑफ दी मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। अब है डिसऑर्डर्स, जैसे कि फ्रैक्चर है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज है, पेजेस डिजीज इन गाउट है, ओस्टियोमाइलिटिस, ओस्टियोआर्थराइटिस, ओस्टियोपोरोसिस, राइमेटॉइड आर्थराइटिस, बोन ट्यूमर, बोन टीबी वगैरह, ये तमाम से लिस्टेड हैं मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर। वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर ये है बोन के अंदर कोई इंजरी, ठीक है, कोई चीज़, कोई ब्रेकेज वगैरह आ जाए, या उनके अंदर डेफिनेटली एक और भी है जो कि बॉन्ड्स कंटिन्यूएशन है, उनकी कंटिन्यूटी में कोई ब्रेक आ जाए तो ये फ्रैक्चर है। जैसे कि मल्टीपल टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स आर लिस्टेड है। फर्स्ट वन इज ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर का मतलब ये है कि कोई फ्रैक्चर हॉरिजॉन्टली हो, बोन के हॉरिजॉन्टली हो, तो उनको हम बोलते हैं फ्रैक्चर इज ट्रांसवर्स। लीनियर फ्रैक्चर हो जो कि बोन की जो लेंथ है, बोन के लेंथ से ही फ्रैक्चर हो, या वर्टिकल हो, इसको हम बोलते हैं लीनियर। ऑब्लिक एंड नॉन डिस्पेलस, एक ऐसा फ्रैक्चर जो कि ना हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है, लेकिन बिल्कुल ऑब्लिक है, मतलब कि किसी ना किसी एंगल के साथ है, लेकिन 90 में भी नहीं है और 180 में भी नहीं है। लेकिन ऐसा फ्रैक्चर जो कि नॉन डिस्प्लेस है, मतलब ज़्यादा सीरियस नहीं है, बोन आपस में अटैच्ड हैं, खतरे वाली बात में अटैच्ड हैं, तो ये ऑब्लिक नॉन डिस्प्लेस है। दूसरा ऑब्लिक डिस्प्लेस मतलब है कि दो बॉन्ड्स के फ्रैक्चर के बाद एक दूसरे के अलग हो गए हैं, अब इनकी जो होगी वो ओपन सर्जरी के साथ उनको रिट्रैक्ट करेंगे। फिर स्पायरल, स्पायरल का मतलब ये है कि चारों तरफ या स्पायरल की शेप में उनके अंदर फ्रैक्चर है। सेकंड लास्ट है ग्रीन स्टिक। ग्रीन, याद रखिएगा कि ग्रीन स्टिक का मतलब ये है कि एक साइड से हो, एक साइड या बैक साइड, किसी भी साइड पे हो लेकिन एक साइड हो, इसको हम बोलते हैं वो ग्रीन स्टिक। दूसरा है लास्ट वन है कम्यूटेट। इसका मतलब ये है कि
फ्रेगमेंट्स हो, छोटे छोटे टुकड़े की सूरत में उनका फ्रैक्चर हो। और ये एमसीक्यू उतर चुका है कई फैकल्टी के, क्योंकि मैं खुद का स्टूडेंट हूँ, तो ये एमसीक्यू मैं खुद देख के आया हूँ और ऑप्शन करेक्ट करके आया हूँ। अरे फ्रैक्चर, इट्स अ ब्रेक और क्रेक इन अ बोन। किसी बोन के अंदर क्रेक आ जाए, स्पिल्ट आ जाए, ब्रेक आ जाए, यह है फ्रैक्चर। या उनकी कंटिन्यूटी में कोई डिसरप्शन आ जाए, दिस इज आल्सो फ्रैक्चर। कॉज ऑफ बोन फ्रैक्चर, याद रखिएगा कि मेजर जो कॉज है, ट्रॉमा हो सकता है, कहीं के गिरने की हिस्ट्री है, दर्द से गिरने की हिस्ट्री है, कहीं बिल्डिंग से गिरने की हिस्ट्री है, कहीं गाड़ी से गिरने की हिस्ट्री है, जैसे कार एक्सीडेंट उन्होंने बताया। दूसरा ट्विस्टिंग, स्पोर्ट्स आ गया, इंजरी अब्यूज़। याद रखें कि जैसे कि स्पोर्ट्स में जो क्रिकेट में है, जैसा कि कोई अगर कोई भी प्लेयर फील्डिंग कर रहा है किसी ग्राउंड के साथ, तो कोई एक बॉल आ रहा है, बैट्समैन से एक बॉल आ रहा है, शॉट आ रहा है, तो उनकी जो स्पीड इतनी बड़ी होती है उस बॉल की, जो अगर वो बॉल इनके हाथ में लगे ना, वो बॉल उनके उंगली के अंदर, ये फिंगर के अंदर, ये फ्रैक्चर काज कर सकता है, क्योंकि उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो फ्रैक्चर काज कर सकता है। तो स्पोर्ट्स में हो जाता है, या कहीं कहीं आप बोलते हैं कि जैसे कि फिल्म्स इंडस्ट्री में कुछ हीरोज या हीरोइन को इसी हवाले से स्क्रिप्ट मिला हुआ होता है, ताकि वो एक दूसरे को मारने की कोशिश करे, धक्का देने की कोशिश करे, तो इसी हवाले से भी कोई ना कोई फ्रैक्चर आ जाता है। तो ये समटाइम्स आप जो कि काज हैं, प्राइमरी काज हैं, और उनको फ्रैक्चर ही कहते हैं। सेकेंडरी है डिजीज़ हो गया। डिजीज़ के अंदर मतलब ये है कि जेनेटिक्स एबनॉर्मलिटीज़ हैं, जैसे कि जेनेटिकली या हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाए, विटामिन्स की कमी हो जाए, तो फैमिली हिस्ट्री से मिली हुई है, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस है, ये फीमेल में ज़्यादातर होती है 50 के बाद, मतलब कि मेनोपॉज के बाद। या जेनेटिकली कुछ ऐसा भी होते हैं जिनके अंदर ऑटोइम्यून भी हो सकता है, बोन कैंसर भी हो सकता है। तो ये डिफरेंट, जैसे कि विटामिन डी की कमी की वजह से फ्रैक्चर हो सकता है। तो ये मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज की वजह से भी ये सेकेंडरी है। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्चर किस तरह है भाई, उनकी टाइप में डिफरेंट करते, कौन सा टाइप है, कम्युनिकेशन और नॉन कम्युनिकेशन देखते हैं, एनवायरनमेंट में है, एनाटॉमी कौन सी पोजीशन पे है, स्टेबल है या अनस्टेबल है, उनकी सीवियरिटी कैसी है, स्टेबल मीन्स माइल्ड या अनस्टेबल मीन्स सीवियर है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट, ओपन एंड क्लोज्ड। अच्छा, स्टेबल फ्रैक्चर से मतलब ये है कि बॉन्ड एक दूसरे से अटैच्ड हैं, फ्रैक्चर तो है लेकिन ज़्यादा फ्रैक्चर नहीं है, लेकिन एक दूसरे से अटैच्ड हैं। अकर द पीस ऑफ पेरिस्टेम इज हिस्टिंग टेक्निक, एक ऐसा लेयर जो कि बॉन्ड्स को अटैच कर रहा है, दिस इज कॉल्ड पेरिस्टेम, दिस इज प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द बॉन्ड। एग्जाम्पल है ट्रांसवर्स, स्पाइरल और ग्रीनिस, जो कोई हमने प्रीवियस स्लाइड्स में पढ़ के आए हैं, दीज आर दी स्टेबल फ्रैक्चर्स। लेकिन जब बात आए अनस्टेबल फ्रैक्चर, तो ये अनस्टेबल फ्रैक्चर से क्या मुराद, जब दो बोन के बीच में सेपरेशन आ जाए, तो दिस इज दी अनस्टेबल फ्रैक्चर है। कम्युनिकेट में क्या हो सकता, क्या है कि भाई वो जो टुकड़े होते हैं बिल्कुल फ्रैगमेंट्स, वो एक दूसरे से सेपरेट होकर गिर भी सकते हैं। दूसरे ऑब्लिक, जैसे कि डिस्प्लेस्ड ऑब्लिक है, दो बोन एक दूसरे से ऑब्लिकली कटेड हैं। ओपन फ्रैक्चर से मुराद ये है कि स्किन में कोई मसला नहीं, बोन में मसला है लेकिन इसमें स्किन में कोई मसला नहीं, ऊपर से बिल्कुल नॉर्मल दिखने में आ रहा है। इसी हाल से एक्सरे करवा लेते हैं ताकि पता चले कि ये जो बोन फ्रैक्चर हो चुका है ये कहाँ से और कैसा है, किस हद तक है। सेकेंड, क्लोज फ्रैक्चर स्किन स्ट्रक्चर। अच्छा सॉरी, ओपन में क्या है कि स्किन के साथ भी एबनॉर्मलिटी हो, स्किन में ब्रेक हो, स्किन के साथ बोन फ्रैक्चर जिसका ओपन फ्रैक्चर। अगर स्किन प्रोटेक्टेड है, स्किन में कोई मसला नहीं, और बोन स्ट्रक्चर में एबनॉर्मलिटी है, बोन फ्रैक्चर इज कॉल्ड क्लोज फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक, वन साइड ऑफ द बोन इज बेंट, जैसे कि हमने पढ़ के हैं कि भाई वन साइड हो, वाइल अदर इज ब्रोकन, एक साइड बिल्कुल बेंट हो जाए, मतलब कि नॉर्मल ना हो, बेंट हो जाए, दूसरी तरफ ये ब्रोकन हो जाए। लेकिन इनकम्प्लीट टाइप ऑफ फ्रैक्चर मोस्ट कॉमन इन पीडियाट्रिक पेशेंट बिकॉज देयर बोन्स आर मोर फ्लेक्सिबल देन इन एडल्ट्स। याद रखिए यह भी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू हिसाब से इंपॉर्टेंट है कि भाई पीडियाट्रिक पेशेंट में कौन सा जो फ्रैक्चर मोस्ट कॉमन है, दैट इज ग्रेनिस्टिक, और उनको इनकम्प्लीट टाइप ऑफ फ्रैक्चर बोलते हैं, क्योंकि ये कंप्लीट फ्रैक्चर नहीं है, एक तरफ बेंट है, दूसरा तरफ ये ब्रोकन है। कम्युनिकेट, द बोन इज ब्रोकन इनटू मैनी फ्रेगमेंट्स, इनके टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। ट्रांसवर्स का मतलब यह है कि स्ट्रेट अक्रॉस बोन शाफ्ट मीन्स हॉरिजॉन्टल, obliques the fracture slanted across the bone shaft, इस पर यही द फ्रैक्चर ट्विस्ट अराउंड द बोन, उनके अराउंड द बोन ये ट्विस्टेड हो, उनको बोलते हैं स्पाइरल। एवल्यूशन ए पुलिंग
अवे ऑफ द फ्रेगमेंट ऑफ बोन बाय लिगामेंट, जैसे कि कोई फ्रैक्चर आ जाए तो लिगामेंट की डायरेक्शन एक तरफ हो और फ्रैक्चर की डायरेक्शन एक तरफ हो, या टेंड एंड इट्स अटैचमेंट, मतलब कि अटैचमेंट से दूर हो जाए, बेंट हो जाए, तो उसको एवल्यूशन पुलिंग हो जाए जैसे कि, ठीक है। डिस्प्लेस्ड ओवर राइडिंग, फ्रैक्चर फ्रेगमेंट इज ओवर राइडिंग द अदर बोन फ्रेगमेंट। ओवरराइड का यही मतलब है कि एक जो बोन है वो दूसरे के ऊपर बिल्कुल चढ़ जाए, मतलब कोई फ्रैक्चर के बाद जो कि रिजल्ट आता है उनके ऊपर चढ़ जाए, तो उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेस्ड, या अपनी पोजीशन पे ना हो, ठीक है, एग्जैक्ट पोजीशन में ना हो, जिसका डिस्प्लेस्ड या ओवरराइडिंग। लॉन्गिट्यूडिनल इज एन इनकम्प्लीट फ्रैक्चर इन which the fracture line runs along the longitudinal axis of the x of the bone। यानी ये है कि हॉरिजॉन्टल मतलब वर्टिकल हो 90 पे हो, या बोन के लेंथ में जो कि फ्रैक्चर दिस इज कॉल्ड इनकम्प्लीट फ्रैक्चर, क्योंकि इनकम्प्लीट। अब ये देखिए वो जो पिछले वाला था वो भी इनकम्प्लीट था और ये भी इनकम्प्लीट है, लेकिन ये जो इनकम्प्लीट था ये ट्रांसफर था, सॉरी ये था ग्रीनिस्टिक, लेकिन ये जो है ये लॉन्गिट्यूडिनल, बस ये फ़र्क है, एक तो हॉरिजॉन्टल दूसरा वर्टिकल। अच्छा, साइन सिम्टम्स ऑफ ब्रोकन स्ट्रक्चर, ब्रोकन बोन फ्रैक्चर कैसा पता चले, और एक निमोनिक से बोरेपन के साथ याद रखिएगा कि बीच से है ब्रूजिंग ओवर द साइट, मतलब कि ईचिंग आ जाएगा, खराश आ जाएगा, एक ऐसे आर्ट से मस होगा जो बॉडी के अंदर ईचिंग वगैरह आ जाएगा, तो डिसकलर्ड इन स्वेलिंग, पेन आ जाएगी, रेडनेस या ब्लैकिश कलर आ जाएगा, बॉडी के वो हिस्सा सूज जाएगा। आर से मुराद है रिड्यूस मूवमेंट ऑफ एक्सट्रीमिटी और मसल, जैसे कि कोई फ्रैक्चर आ जाए तो जाहिर सी बात है भाई मूवमेंट जो कम हो जाएगा ना, मूवमेंट कम होगी, और मसल के हिसाब से मसल हो या कोई बोन हो, कुछ भी हो, लेकिन मूवमेंट उनकी कम हो जाएगा। ऑड अपीयरेंस लुक्स एबनॉर्मल, जो कि वो पेशेंट होगा, वो बंदा होगा, उनकी आंखें आपसे बात कर रहे होंगे, वो बोलेंगे यार ये बंदा तो सदमे के साथ है, उनकी आंखें दुख बता रही हैं, तो उनकी जो अपीयरेंस है वो बिल्कुल अपीयरेंस ख़राब होगा, एबनॉर्मल होगा। क्रैकलिंग साउंड ड्यू टू बोन फ्रेगमेंट्स रबिंग टुगेदर, क्योंकि वो बोन जो कि एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, वो भी रबिंग होंगे ना, उनके अंदर जो कि आवाज़ आ रही है वो थोड़ा सा क्रिकलिंग होंगे, क्रिकिंग साउंड्स, ठीक है। इडिमा, बॉडी वो हिस्सा सूजा हुआ होगा, और एरिथीमा रेड कलर महसूस होगा, दिखने में आएगा, महसूस नहीं लेकिन दिखने में आ जाएगा। न्यूरोवेस्कुलर इम्पेयरमेंट, जाहिर सी बात है जहाँ पे फ्रैक्चर है उनका कनेक्शन न्यूरॉन से भी है, तो न्यूरॉन भी अफेक्टेड होगा। वो न्यूरॉन की जो असेसमेंट है वो 6 पीस के साथ है, इसकी मैं तो है लोबुलर सप्लाई, पी से पेन, पेलर, पैरालाइज, पैरासेशिया, पल्सलेसनेस या पाकतर। याद रखना पेन से मुराद ये है कि दर्द वगैरह वो मसू का कंप्लेन करेगा। पेलर ये है उनकी कलर बिल्कुल पेल कलर हो जाएगा। पैरालाइज ये है कि उनकी जो नम्बनेस वगैरह आ जाएगा, और ये एक पैरालाइज और पैरासिस में फ़र्क है, पैरालाइज मसल्स की होती है और पैरासेशिया स्किन की होती है। स्किन के अंदर नम्बनेस मीन सेंस खत्म हो जाए, और पैरालाइज मसल के अंदर वो सेंसेशन पावर खत्म हो जाए। पल्सलेसनेस, ठीक है, पल्स की नॉर्मल आ जाएंगे। फाइक्लोथर्मी का मतलब ये है कि वो अपनी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाएंगे। तो ये है साइन सिम्टम्स, जैसे कि स्वेलिंग आ जाएगी, सोजा हुआ होगा, ब्रूजिंग, खराश वगैरह आ जाएगी, ब्लैकिश कलर हो जाएगा, और साउंड्स क्रेपिटियस आपको महसूस होंगे, और डिफॉर्म एब्नॉर्मलिटी आ जाएगा, ठीक है। तो नर्सिंग इंटरवेंशंस फॉर फ्रैक्चर्स ये है कि असेस पेशेंट डिस्कम्फर्ट, जाहिर सी बात है वो क्या बता रहे कि भाई पेन की लेवल क्या चीज़ है, किस हद तक पेन है, वो आप उनकी आपके आंखें बताएंगे, चेहरा बताएगा, वो उनकी जो कि असेसमेंट जब आप करोगे तो उस हिसाब का बताएगा कि क्या चीज़ है, एंजाइटी है, क्या चीज़ नहीं है, तमाम से चीज़ों कि उनको डिस्कम्फर्ट कर रहे हैं। तो यूटिलाइज मेजर्स टू कंट्रोल पेन, इस पेन को आप कैसे कंट्रोल करोगे? एक तो आप पेन किलर दे दो भाई, फिलहाल फौरी तौर के लिए उनको पेन किलर दिया जाए ताकि वो रिलीफ हासिल कर सकें। दूसरा ये है कि भाई जो है नॉन फार्माकोलॉजिकल, जैसे कि भाई थेरापी है, कोल्ड थेरापी, कोल्ड वगैरह दे दो, आइस वगैरह दे दो, ताकि उनका पेन वगैरह कुछ खत्म हो जाए। दूसरा पोजीशन फॉर कंफर्ट, जैसे कि उनकी जो जहाँ फ्रैक्चर है, आप उस फ्रैक्चर वाले पार्ट को, एरियाज को आप अच्छी तरह पोजीशन दे ताकि उनको कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन बस हो जाए। असर्ट विद फ्रीक्वेंट चेंज पोजीशन, भाई 2 घंटे 4 घंटे फ्रीक्वेंटली आपके ये पोजीशन को चेंज करने होंगे। प्रोवाइड आर एस एस हाइजीन केयर, उनके हिसाब से जो कि हाइजीन वगैरह है, हैंड वाश वगैरह हो गया, वो एरिया जहाँ पे अफेक्टेड है वहाँ की सफाई वगैरह, क्लीननेस वगैरह हर चीज़ उनको देखना होंगे। एनकरेज एक्टिव एंड पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज फॉर, क्योंकि मोबिलाइज्ड है ना, मोबिलाइज के लिए तो डायरेक्ट तो हम इनको मोबिलाइज नहीं करेंगे, लेकिन उनको थोड़ा सा टाइम देंगे और उनको एक्सरसाइज करवाएंगे, जैसे कि मसाज एक्सरसाइज है,
फिर उनको धीरे धीरे उनकी मूवमेंट करवाएंगे। जैसे ऐसा वक्त आ जाएगा तो उनकी कंप्लीट मूवमेंट आ जाएगी, जिसको हम एक्टिव मूवमेंट या मोशन बोलते हैं। हैंडल द अफेक्टेड एक्टिविटी जेंटली सपोर्टिंग विथ हैंड्स और पिलो। जाहिर सी बात है, तो सपोर्ट करने के लिए कोई पिलो वगैरह ये सब चीज़ सपोर्ट करने के लिए दे दो। सो एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब एनाल्जेसिक्स पेन किलर वगैरह। इवाल्यूएट रिकॉर्ड पेशेंट रिस्पॉन्ड टू मेडिकेशन एंड पेन रिडक्शन टेक्निक्स वगैरह। ये आप इवाल्यूएट करेंगे फिर पेशेंट को आपने जो पेन किलर दिए हैं या एनाल्जेसिक दिए हैं और पेन किलर के साथ कितनी पेन में कमतरी आई है या कमतरी नहीं है, वो तमाम चीज़ आपको रिकॉर्ड करना है, इवाल्यूएट करना है, उसी हिसाब से आपको HCP को बताना है। एवाली न्यूरोमस्कुलर स्टेटस जैसे कि 6 पीज हैं, 6 पीज के अलावा आपको GCS भी देखना है, उसकी GCS कॉन्शियस लेवल क्या है, पेलर पल्सनेसनेस पैरासेशा जो कि पेन वगैरह तमाम से चीज़ आपको देखना है। असेस अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी फॉर पेन कलर टेम्परेचर एडीमा मोटेबिलिटी तमाम सारी चीज़ आपको देखना ही है। एजुकेट द पेशेंट यूज़ ऑफ इमोबिलाइजिंग डिवाइसेस, जैसे कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं क्रच स्कैन और वॉकर वगैरह, कुछ बस ट्रैक्शन है, तमाम से चीज़ जो कि बॉडी उनको इमोबिलाइज करने में हेल्प करता है। यूटिलाइज सेफ्टी डिवाइस, ये तमाम से डिवाइस हैं, क्रचेज है, ब्रेसेस है, उनके अलावा जो चीज़ है वो डिपेंड करता है कौन सी पोजीशन में फ्रैक्चर वगैरह है, उसके हवाले से ये देना ही है। प्रोवाइड बैलेंस डाइट एड हाई प्रोटीन डाइट एंड सप्लीमेंट्स, जैसे कैल्शियम विटामिन सी जो कि बॉडी की न्यूट्रिशन को पूरी करने की कोशिश करेंगे। तो इनको यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि बाकी जो असिस्टिव डिवाइस हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इनको कंटिन्यू रखेंगे। तब तक